नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे ही तुर्क कौम दुनिया पर अपने आज़ाम वाज़ेह कर रही है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान हिजाम मुक़द्दस का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। क्या अगले चंद सालों में मक्का और मदीना में तुर्की के कंट्रोल में होंगे? क्या रजब तय्यब एर्दोगान मुआहिदा लवाज़िम खत्म होते ही सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? आज मुस्तक़बिल में क्या करने जा रही है और तय्यब एर्दोगान वियर 2023 क्या है? आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये बहुत ही बहादुर और पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 650 साल तक अपने उसूलों की वजह से हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई। मुसलमानों और इस्लाम का झंडा उन्होंने हमेशा बुलंद रखा। जंगें लड़कर बहुत सारे इलाके फतह और इस्लाम को और बहुत सारे इलाकों में फैलाया, लेकिन इसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया पर ऐसा ज़वाल आया कि तुर्क कौम को मुआहिदा लवाज़िम में बांध दिया गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा खत्म होने जा रहा है। जब उस्मानिया खिलाफत का खात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपने हुदूद के अंदर ही बंद हो जाएं और चंद शराइत भी रख दी गई, जिनको आज भी फ्रांस की पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर महफूज रखा हुआ है। ये मुआहिदा जिन शराइत पर हुआ वो चंद शराइत ये हैं कि खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी जाएगी। खिलाफत उस्मानिया जब खत्म हुई तो इसके जानशीनों को कत्ल किया गया, उनको जलावतन कर दिया गया और उनके असासजात जब्त कर दिए गए। ये असासे जब जब्त किए गए तो 3 बराज़मों में बेशुमार दौलत थी जो कि सारी ही बरतानिया और उसके दोस्तों के पास चली गई। इसके बाद तुर्की को एक स्कॉलर रियासत बना दिया गया और उसमें से इस्लाम को खत्म कर दिया गया और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद एक और पाबंदी ये लगाई गई कि तुर्की पेट्रोल नहीं निकाल सकता, यानी तुर्की ना तो अपने मुल्क से और ना ही अपने बाहर किसी दूसरे मुल्क से कोई मादनियात निकाल सकता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी क्योंकि तुर्की की जमीन के अंदर तेल मौजूद है, इसके बावजूद वो दूसरे ममालिक से तेल खरीदने पर मजबूर है। तुर्की के पास एक बॉस्फोरस समुद्र है और साहिल समुद्र एक बहुत ही जबरदस्त बंदरगाह है। इसको बैनुल अक़वामी करार दिया गया है, मतलब कि यहाँ के कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है और तुर्की किसी से भी टैक्स नहीं ले सकता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो कि तुर्की पर लगा दी गई थी। स्विस कैनाल को दुनिया भर की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इसी तरह बॉस्फोरस तजारत के हवाले से दूसरी सबसे अहम जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर आ जाएगी। अगर आपने कभी उम्रा या हज किया हो तो आप वहाँ पर तुर्कों को उम्रा और हज पर आते हुए देखें तो उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने लंबे वक्त तक हिजाज मुक़द्दस का कंट्रोल अपने पास रखा। यानी खिलाफत उस्मानिया में सऊदी अरब का इलाका तुर्कों के कंट्रोल में था। तुर्क कौम ने कई 100 साल तक मदीना और मक्का में आने वाले लोगों की मेजबानी की। इस जगह से इनका इतना ज्यादा लगाव है कि जब भी सऊदी अरब वहाँ कोई तब्दीली करता है तो मुआहिदे के मुताबिक तुर्की कौम एक पत्र तुर्की वापस ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूजियम में सजाकर रखते हैं, ताकि उन लोगों को याद रहे कि अल्लाह ने खाना काबा और मस्जिद नबी की मेजबानी की जिम्मेदारी उनके पास 600 साल तक रखी। तुर्क मक्का या मदीना जाते हैं तो उनके पास नक्शा होता है और उनको इस नक्शे को देखकर पता चलता है कि कौन से सहाबा का घर कहाँ है। पिछले 100 सालों से तुर्क खाना काबा में अल्लाह से रो रोकर ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमसे नाराजगी खत्म कर दे, जो मेजबानी का शर्फ हमें दिया था वो हमको वापस दे दे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक मुल्की कॉन्फ्रेंस इस बात का इजहार भी किया था कि मुआहिदा लवाज़िम के खत्म होने के बाद वो मक्का और मदीना का कंट्रोल वापस लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि ये तासुर भी पाया जाता है कि तय्यब एर्दोगान इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए सऊदी अरब पर भी चढ़ाई कर सकते हैं। ताहम ये बात तो नाज़रीन आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर इस बात से हटकर गैर जानिबदार माहिरीन की राय ली जाए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एक लंबे अरसे से तुर्की के मुआहिदे लवाज़िम के 100 साल पूरा होने के बाद मुआहिदा खत्म होने और इसके नतीजे में तुर्की को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होने की खबरें और तबसरे जगह जगह चल रहे हैं। तब से देखें तो आपको महसूस होगा कि मुआहिदा लवाज़िम
वाकई ही 2023 में 100 साल खत्म होने पर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और तुर्की मुकम्मल तौर पर आजाद होते ही अपनी अजमत रफ्ता हासिल कर लेगा। लेकिन चंद माहिरीन कहते हैं कि ऐसी कोई दस्तावेज तुर्की, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है, क्योंकि हकीकत में ऐसी किसी दस्तावेज का वजूद ही नहीं है। इन माहिरीन में से चंद एक ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि 2023 में इस मुआहदे के खात्मे के साथ ही तुर्की अपनी जमहूरी हैसियत खत्म करके खिलाफत उस्मानिया को बहाल करने का ऐलान कर देगा। इसकी दलील कुछ यूं भी दी जाती है कि तुर्की ने जब खुद ही इस मुआहदे पर दस्तखत किए, वक्त खिलाफत उस्मानिया के हुदूद में वाक़ तमाम ममालिक यानी शाम, इराक, लुबनान और सऊदी अरब को अलग अलग आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया और अब ये तमाम ममालिक अब अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन भी हैं। तो सोचने की बात है कि वो अब उनका कैसे दोबारा अपनी खिलाफत में शामिल कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, तुर्की अब एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में तमाम इदारे का नस्ब जमहूरियत या डेमोक्रेसी के उसूलों के मुताबिक ही चलाया जाता है। पाकिस्तान के माहिरीन भी इस बात का दावा करते हैं कि तैयब उर्दगान 2023 में फिर से सदर मुंतखब होकर मुल्क में खिलाफत बहाल कर देंगे। वो ये बात भूल जाते हैं कि तैयब उर्दगान ने कभी खिलाफत कायम करने का ऐलान किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि वो खुद भी जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आए हैं। अगर उन्होंने आवाम से खिलाफत कायम करने का वादा करते हुए सदारती इंतखाबात में वोट लेने की कोशिश की तो वो किसी भी सूरत में वोट हासिल नहीं कर सकेंगे कि एक बार फिर सदर मुंतखब हो जाए। इसी तरह पाकिस्तानी माहिरीन का ये दावा भी बड़ा ही मुज़हिक का अखज़ है कि तुर्की को अब तक मुआहिदा लवाज़िम की रूह से अपनी सरजमीन से पेट्रोल या मादनियात निकालने की इजाज़त हासिल नहीं है, जबकि इससे आज़ादी हासिल करने वाले तमाम अरब ममालिक जिनमें इराक और सऊदी अरब पेश हैं, बड़े पैमाने पर पेट्रोल निकाल रहे हैं। इनके लिए अर्ज है कि मुआहिदा लवाज़िम 143 शिकों पर मुश्तमिल है। क्या उन्होंने इस लवाज़िम अमन मुआहिदे की तमाम शिकों का जायजा लिया है? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि इन शिकों में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं है और माहिरीन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करते चले गए। तुर्की अपने कयाम से अपने कुदरती वसाइल खास तौर पर तेल और मादनियात के हवाले से खुद मुख्तार है, बल्कि जहाँ तक मादनियात की तलाश का ताल्लुक है तो तुर्की दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ से बड़े पैमाने मादनियात जो ज्यादातर तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद किया जा रहा है और मादनियात में तुर्की इस वक्त 73% पैदावार के साथ पहले नंबर पर आता है और दुनिया की बोर्ड की 69% जरूरियात को अकेला ही पूरा करता है। इसके अलावा तुर्की में बड़े पैमाने पर तांबा, कोयला, सोना, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मरकरी, लोहा, नमक और दीगर मादनियात को भी निकाला जा रहा है। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया जिसने 10 अगस्त 1920 में मुआहिदा सेवर्स सख्त शराइत को कबूल करते हुए अपनी सरजमीन के बड़े हिस्से जिसमें शाम, इराक, ट्यूनिस, अल जजीरा, लीबिया और सऊदी अरब जैसे ममालिक को 3 मगरबी ममालिक बरतानिया, फ्रांस और इटली के हवाले कर दिया था, जिस पर अवाम ने इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया, बल्कि सुल्तान के खिलाफ बगावत भी करते हुए गाजी मुस्तफा पाशा की क़यादत में अवामी फौज तश्कील दी और मुल्क में जंगे आज़ादी का आगाज कर दिया। मुल्क की आज़ादी के जज्बे के साथ लड़ी जाने वाली जंगे निजात के दौरान इत्तेहादी ममालिक को कई एक महाजों जिनमें मार्का चिनराग भी शामिल है, इसमें शदीद अजियत उठानी पड़ी। इन फतूहात के ही नतीजे में इत्तेहादी ममालिक अतातुर्क के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुए। अतातुर्क एक किताब में लिखते हैं कि मुआहिदा मुंदरोस के बाद इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की को 4 बार अमन मुज़ाकरात की पेशकश की और उन्होंने 3 बार तो तुर्क कौम की ख्वाहिशात का एहतराम न करने पर इसको मुस्तरद कर दिया। ताहम चौथी बार तुर्क कौम की ख्वाहिशात का एहतराम करने पर स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में अमन मुज़ाकरात में शरीक होने का फैसला किया, लेकिन शुरू में इन मुज़ाकरात में तुर्की के लिए मुश्किलात खड़ी की जाने लगी। इन मुज़ाकरात का बाइकॉट कर दिया गया, जिस पर दोबारा शुरू होने वाले सख्त मुज़ाकरात में जुलाई 1923 में लवाज़िम के रोमन पैलेस लवाज़िम अमन मुआहिदा तय पाया, जिसे उस दौर में तुर्क जुबान में लवाज़िम सुलहनामा से याद किया जाने लगा।
اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال اور بیلجیم کے نمائندوں نے دستخط کیے اور اس وقت سے اس معاہدے سے اس پر عمل جاری ہے اور